Hello everyone, welcome to this class, Newton's Laws of Motion for Olympiad section. My name is Gopesh Vishwakarma and I have done my post-graduation from IIT Kanpur. So let's just get started with Newton's Laws of Motion. So in previous classes, मतलब पहले जो हमने पढ़ा वो हमने मोशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। मतलब मोशन क्या है, क्या होता है, किस चीज़ से वो डिफाइन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन दैट वी ऑल हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है मोशन सेक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं जो मोशन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है इनर्शिया, मतलब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज बेसिकली टेंडेंसी टू रिजेक्ट द चेंज। जैसे आपकी टेबल पे आप देखो एक बुक रखी होगी, अब वो रखी ही रहेगी जब तक आप उसे उठाओगे नहीं, तो वो क्या है? उसका इनर्शिया, ठीक है। मान के चलो कोई प्लेनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड, फॉर एग्जांपल अवर अर्थ, ठीक है। अपनी जो पृथ्वी है वो सन के अराउंड मूव कर रही है। अब वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे या रोकने वाला कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। तो वो उसका खुद का इनर्शिया है, तो इसे ही हम इनर्शिया कहते हैं। अगली चीज हमने बात करी थी काइनेमेटिक्स में, कि काइनेमेटिक्स में हमने स्टडी करी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ दिस थिंग्स की, ठीक है। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी कब आती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी मिल गई, फिर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जब होता है तब मिलता है कि हमें एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम बेसिकली स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस का, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सब लोगों ने शायद सुनी हो पहले। तो क्या था, न्यूटन जब एक दिन अपने बाग में बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे, वही बहुत बढ़िया फेमस एप्पल वाला पेड़, तो वहाँ पे बैठे थे। एक दिन उनके सर पे एप्पल आके गिरा, तो उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी बना दी, है ना। तो वो जब कुछ चीज़ें होते हुए देखते थे ना, तो उनके दिमाग में बिल्कुल एक तरीके से खुजली मचने लगती थी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाई, रीज़न क्या है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो वैसे ही जब उन्होंने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर हो क्या रहा है, ये रीज़न क्या है इन चीज़ों के पीछे, तब उन्होंने अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिए। बहुत ही फेमस लॉ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ाई के पर्पज़ से भी, और अगर आप इस दुनिया को जानना चाहते हैं कि क्यों हो रही है कोई चीज़, तो उनके पीछे भी कई रीज़न होते हैं, जिनमें से फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले स्टेटमेंट ही देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन और रिमेन इन मोशन, है ना। और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप बढ़िया सो रहे हो सुबह, जब तक कोई आपको उठाने नहीं आएगा आप उठोगे नहीं है ना। तो ये एक लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। और अगर आप दौड़ रहे हो तो जब तक आपकी खुद के अंदर की इच्छा नहीं बोलेगी भाई थक गए हो रहने दो बैठ जाओ, है ना, तब तक आप बैठोगे भी नहीं। तो अब वही ना, तो जोक्स अपार्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until unless acted by some force on it, until unless they are acted by some force, ठीक है। जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक वो मोशन में ही रहेंगे या तो एक जगह पे रुके रहेंगे, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ बात करते हैं मोमेंटम की। अब मोमेंटम क्या चीज है? मोमेंटम क्या चीज है देखते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये वर्ड पे ध्यान दो, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, कंटेन्ड इन द बॉडी। मतलब मान के चलो कि आप बढ़िया से कार में बैठे हो, है ना, आपको क्रिकेट मैच देखने जाना है स्टेडियम में, ठीक है। और एक भैया, आप ऊबर में बैठे हो समझ लो, ठीक है, ऊबर वाले भैया गाड़ी चला रहे हैं, आपकी स्पीड लेट से, स्पीड नहीं इसको वेलोसिटी ही कहेंगे, वेलोसिटी लेट से v है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपकी जो कार है और आपका और जो ड्राइवर आपके साथ बैठा है उन सबका कंबाइंड मास मान लेते हैं m है, ठीक है।
और ये जो वेलोसिटी है वो मान के चलते हैं चेंज नहीं हो रही है। अब हमसे कोई पूछता है कि अब ये बताइए कि मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी क्या है, तो मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इसको डिफाइन किया जाता है P से, मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, इसको डिफाइन किया जाता है वर्ड मोमेंटम से, एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें यही पता है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए उनके सिंबल के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, या तो उन्हें बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। दो तरीके होते हैं किसी वेक्टर को लिखने के लिए, या तो उनके सिंबल के ऊपर एरो लगा दो, या तो उन्हें बोल्ड लेटर्स में लिख दो। तो मास स्केलर है, वी वेक्टर है, जब स्केलर मल्टीप्लाइड वेक्टर करते हो तो हमें अगेन क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं। मान के चलिए वही है ना, आप बढ़िया कार में बैठे थे, आपने अपने फोन पे देख लिया कि भैया टॉस हो चुकी है ना, और अभी बहुत दूर है स्टेडियम, आपको जाना है, और मान के चलते हैं ये किसी स्पीड वेलोसिटी यू से चल रहा था है ना, और आपका मास और पूरी गाड़ी का कंबाइंड मास मान लेते हैं m है। ठीक है, अब आपने उबर वाले भैया से बोला भैया थोड़ा तेज चला दो, मैच छूट जाएगा, है ना, या ओपनर की बैटिंग छूट जाएगी देखनी मेरी। तो आपने उनसे बोला कि स्पीड बढ़ाओ, तो उन्होंने क्या किया, स्पीड तेज करके v कर दी। अब u से v करने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना इसको, यही टाइम को हम क्या बोलेंगे, लेट्स से t। हमने बोल दिया t टाइम लगा u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक जाने में। इनिशियली में आपका मास कितना था, m। अब भी आप और ऊबर वाले भैया और कार सबका मास कितना ही है, m। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ओनली वेलोसिटी। ठीक है, अब हम आपकी दो पोजीशन लेते हैं, एक लेते हैं फर्स्ट पोजीशन ये, और एक लेते हैं सेकंड पोजीशन ये। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट पोजीशन का मोमेंटम लिखेंगे तो हम लिखेंगे P1 इज इक्वल्स टू mu, और हम लिखें अगर मोमेंटम P2 देन दैट विल बी mv। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ है किसी चीज का। पहले वो वेलोसिटी u से जा रही थी, उसके बाद वेलोसिटी v से चली गई। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी शो करता है कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम फाइनल से इनिशियल में कितना चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो जब आप डेल्टा पी लिखोगे तो यहाँ पे आपको फाइनल लिखना पड़ेगा, तो फाइनली आपका क्या मोमेंटम हुआ 2, और इनिशियली क्या था दिस वन P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, टी टाइम, तो इसको लिख दो टी। अब P2 और P1 की यहाँ से वैल्यू डालो। अब आप लोग समझदार हो, m कॉमन पहले ले लोगे, पता है, ठीक है ले लिया भैया। अब v माइनस यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है हो गया, डिवाइडेड बाई t। अब v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और उसे शो किया जाता है a से, देन दैट विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या यही फोर्स है? चलिए देखते हैं, समझते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, मान लिया कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसको आप बोल रहे हो फोर्स F। ठीक है, स्पेसिफिकली न्यूटन्स second law states that the net force acting on an object is equal to the rate at which its momentum changes over time, or mathematically it is defined as force is equals to delta p by delta t, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है?
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या वाला बोला जाता है बेटा, फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट भी उसकी यही कहती है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट मास। कांस्टेंट मास मतलब जैसे मैं हूं, मैं चल रहा हूँ किसी स्पीड से, फिर मैंने भागना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी स्पीड तो भैया सेम रहने वाली है ना, सॉरी मेरा मास तो सेम रहने वाला है, मास तो चेंज नहीं हो जाएगा वहां से वहां तक में, है ना। ऑफ कांस्टेंट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, नेट फोर्स नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स कह रहा है, बाहरी फोर्स जितने भी इसके ऊपर लग रहे हैं, एक्टिंग ऑन इट एंड ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो जो बॉडी है अगर वो मोशन में है, मान के चलिए उसका एक्सेलरेशन a है ना, तो ये किस वजह से एक्सेलरेशन में आई, कुछ फोर्स लगा होगा तभी आई है ना, तो इस पे जो फोर्स लगा है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा है, वो इसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तभी तो ये मोशन में आई है ना। इस पे कुछ फोर्स लगा होगा तभी वो उस मोशन में पहुंची है, तो वही फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यही न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बताया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट्स अ बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, दो दोस्त हैं जो बहुत कंपीट करते हैं अपने आप में, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया, और दूसरे दोस्त ने भी रिएक्शन में एक थप्पड़ मार दिया उसको, है ना, तो ये क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। मतलब मैं थप्पड़ की बात कर रहा हूँ, ये तो होता है द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये होता है तभी हम चल पाते हैं, तभी हम सब चीज़ें कर पाते हैं। अगर मान के चलिए मैंने जो पेन पकड़ा है ना, अगर इसमें भी एक्शन रिएक्शन पेयर ना हो, अगर मेरी ये वाली उंगली और ये वाली उंगली के बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर ना हो, तो ये पेन मेरे यहाँ से छूट कर गिर जाएगा नीचे, है ना। तो हर जगह पे हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन देखते हैं। जैसे हम जब जमीन पे चलते हैं तो अपने फुट को जमीन पे दबाते हैं, तो जमीन हमारे फुट पे उतना ही फोर्स लगाती है जितने फोर्स से हम उसे दबाते हैं, तभी तो हम आगे मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मींस एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड, आगे बढ़े। नाउ एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी का डायग्राम ऐसे पढ़ लो, या फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लो, तो इसका मतलब क्या है कि भैया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, किस डायरेक्शन से लग रही हैं, वो सब बताना है ना हमें, तो इसे ही बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब मान के चलिए हमें एक चीज़ पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में लटका हुआ होता है ना, जैसे ये मास m है, तो इस पर नीचे की तरफ एक वेट लग रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, वेट, एंड उसकी वैल्यू कितनी होती है, मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये लटका किस चीज से हुआ है, ये तो एक रोप है ना, ये तो एक रोप है। अब इस रोप में भी तो कुछ टेंशन होगी ना, ये थोड़ी ना कि रोप भैया बिल्कुल आराम से हिलती रहेगी और बीच में कोई जगह नहीं है फिर भी हवा में लटकी, हवा में तो कुछ चीज नहीं लटकी रहती, कुछ ना कुछ रोप से उसे खींचे हुए होता है ऊपर की ओर, है ना, तो उसमें भी कुछ टेंशन होगी। ये टेंशन अब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाती है एक दूसरे के ऊपर। अगर जैसे ये वेट है, इसको कौन सी टेंशन सपोर्ट कर रही होगी, टी, है ना, यहाँ पर ये ज्वाइंट है, अभी ज्वाइंट पे जो फोर्स इसे सपोर्ट कर रही होगी वो क्या किससे सपोर्ट कर रही होगी, टेंशन टी से, है ना। तो यहाँ पर एक टी और टी का एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है हर एक रूप में। वैसे ही मान लेते हैं कि जैसे इसका मास m है, ठीक है, तो इस पर वेट लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, ठीक है, मान लिया, बिल्कुल लगेगा। अब ये क्या है, ये रोप है जो कई पुलियों से होकर जा रही है, मान लेते हैं ये सारी पुली फ्रिक्शन लेस हैं, मतलब इनके ऊपर जो रस्सी है और जो पुली का सांचा है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, और इसको बोल देते हैं कैपिटल M। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो मास लटका हुआ है, उस मास के लटकने की वजह से इसमें कुछ टेंशन तो आई होगी ना रोप में। अब इस टेंशन को मैं बोल देता हूँ T। अब यही टेंशन अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पे लग रही है तो इस कैपिटल मास M को खींचने वाली टेंशन भी T ही होगी। एक रस्सी है तो एक रस्सी में टेंशन
क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, अब इस पे लगने वाले फोर्स तो हमने ये देख ली कि भैया टेंशन लग रही है, mg लग रहा है। अब कैपिटल M पे भी तो एक कैपिटल mg लग रहा होगा ना। बट न्यूटन जी ने हमें बताया है कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो mg से mg जो नीचे की तरफ लग रहा है और आप देख रहे हैं जिस टेबल पे ये रखी हुई है, वो टेबल भी इसके मास के ऊपर एक फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, उसे बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? एबी डायग्राम क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, इजी क्वेश्चन है। अ फोर्स produce an acceleration of 2 meter per second square in a body A and 5 meter per second square in a body B. Find the ratio of the mass of A to the mass of B. ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए फोर्स मतलब जो भी फोर्स है वो एक ही फोर्स है। लेट्स से द फोर्स इज कैपिटल F मान लेते हैं, और मान लिया कि भैया एक है मोटू, बड़े से पेट वाला है ना, इसी का मास मान लेते हैं ए है, और एक बेचारा दुबला पतला आदमी खड़ा हुआ है, ये है पतलू, मान लो इसको बी बोल देते हैं। इसका मास मान लिया ma, इसका मास मान लिया mb। ठीक है, अब भाई आप जाते हो और मोटू के ऊपर पीछे से धक्का मारते हो, क्योंकि आपके दोस्त हैं, दोस्तों को तुम थोड़ा बहुत धक्का मुक्की चलती है, तो इसको आपने धक्का मारा, तो आपको क्या लगता है कि आपके धक्के से मोटू थोड़ा बहुत हिलेगा? हाँ, थोड़ा ही बहुत हिलेगा, क्योंकि मोटा भी है तो उसका मास ज्यादा है। और पतलू को मारोगे बेचारा बहुत एक थोड़ी दूर जाके ही गिर जाएगा कहो, है ना, अगर ज्यादा दूर से मार दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। धक्का मारना मतलब पुश एंड पुल इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑन मोटू एंड सेम फोर्स ऑन पतलू। तो मोटू तो कम ही जाएगा, ठीक है, एंड पतलू थोड़ा ज्यादा जाएगा, इसलिए कि द फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मोटा बंदा है उसका एक्सेलरेशन है कितना, ए ऑफ कैपिटल ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका वेट ज्यादा है ना भैया, तभी तो ये कम एक्सेलरेट करेगा। और वहीं पे एक जो पतला बंदा है बेचारा बहुत दूर फेंक गया विथ एक्सेलरेशन लेट्स से ए बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे लगने वाली फोर्स लेकिन सेम है। अब इन पे फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए पे लगने वाली निकालो पहले, तो एम ए इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 लिख दिया। वैसे ही बी पे लिखेंगे सेम फोर्स एम बी, और एक्सेलरेशन कितना चला गया बेचारे का 5। ठीक है, अब इन दोनों को एक काम करो, डिवाइड कर दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जब 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो इस तरफ क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1, और यहां पर करोगे तो 2/5 ma बाई mb। ठीक है, अब 2/5 को इस तरफ ले आओ, तब ये क्या बन जाएगा बेटा, 5/2 ma बाई mb। क्लियर है? यही हमें फाइंड करना था, द रेशियो ऑफ मास ए टू द मास बी। करेक्ट? इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बताओ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास कैपिटल M इज मूविंग अप। देखो एक बलून है जिसके अंदर क्या है, मास कैपिटल M है। आप उसको वैसे वाला बलून बोल सकते हो इसमें लोग बैठते हैं, एक टोकरी से होती है ना जिसमें लोग बैठ जाते हैं, ऐसी। ठीक है, और इनिशियली उसका मास कितना बोला है, कैपिटल M इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन A। एक्सेलरेशन कितना है बेटा उसका, A। द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड, मतलब कितना मास नीचे गिराया जाए ताकि वो बलून जो है वो 3a से एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कर पाए। अभी तो ऊपर जा रहा है मगर उसका एक्सेलरेशन क्या है, A। मगर उसमें से मान के चलो यहाँ पर बहुत सारी आंटियां गई हैं, आपको तो पता है आंटियां खाने पीने का सामान भैया झूले में लेके चलती हैं, है ना, तो हर एक आंटी के पास भैया भर भर के खाना है, झूले में लेके चल रही है वो, तब मास मानते हैं इसका कैपिटल M था। सब लोग बैठ गए,
एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ठीक है, सबके पास सबका मास मिला के, खाना पीना आंटियों का बलून का सबका मिला के टोटल कितना हो गया, कैपिटल एम। अब भैया जो उसका इंस्ट्रक्टर था बलून चलाने वाला, बेचारे ने बोला कि भैया कुछ मास नीचे गिरा दो ताकि हम और जल्दी ऊपर पहुंच सकें और जल्दी एक्सेलरेट कर सकें ऊपर की तरफ, है ना। तो फिर मान के चलो बेचारों ने अपने थैले में जो भी सामान लाए थे ना वो सब नीचे गिराना शुरू कर दिया। मान के चलो कि उन्होंने मास गिराया कैपिटल एम में से एक्स मास गिराया, एक्स मास गिरा दिया, तो टोटल मास यहाँ पे कितना बचा, एम माइनस एक्स, ठीक है। टोटल मास इनिशियली एम था, उसमें से एक्स गिरा दिया तो कितना बचेगा, एम माइनस एक्स। अब कितने से एक्सेलरेट होने लगा, ये क्वेश्चन कह रहा है 3a से, ठीक है, 3a से ही ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक। अब हमें पता है कि जब भी कोई मास हवा में होता है तो उसमें नीचे की तरफ एक वेट लगेगा, कैपिटल एम जी, ठीक है। वैसे ही यहां पर मास कितना बचा है, कैपिटल एम माइनस एक्स इंटू जी, ये इस पे कहां की तरफ लग रहा होगा बेटा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोनों, ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा था, ये 3a से जा रहा था, ठीक है। अगर इसको हम लिखें सही फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा, इस पे जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ दैट इज कैपिटल एम टाइम्स ए, और यहां पर इज इक्वल्स टू एम जी। अभी मान के चलो अगर मैं ये इक्वेशन ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये इक्विलिब्रियम में, इसमें कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो मुझे इस इक्वेशन को कैसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखने का तरीका थोड़ा ऐसे होता है, देखिए देखिए अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि भैया इसमें एक्सेलरेशन ये तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसमें मान लेते हैं कि फोर्स एफ है जो इसे ऊपर की तरफ ले जा रही है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, एफ, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, एम जी, तो इसको घटा दो, तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गए। एक जो ऊपर की तरफ ले जाने वाले से बोलते हैं थ्रस्ट, है ना, जो इसे ऊपर की तरफ ले जा रहा है, एक नीचे की तरफ खींचने वाला एम जी, उसमें से घटाओगे फिर ये एक्सेलरेशन करेगा मास कैपिटल एम विद एक्सेलरेशन ए से, क्लियर है। वैसे यहां पे लगाओगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, एफ माइनस एम माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम माइनस एक्स इंटू 3a, क्योंकि यही मास तो बचा है जो 3a से एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ ले जाने वाला ये एफ और एम माइनस एक्स इंटू जी, ये नीचे की तरफ ले जाने वाला, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूं ताकि भैया मुझे x की वैल्यू मिल जाए कि भैया कितना मास मैंने नीचे गिराया है। अब अगर वो मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ से f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें फटाफट, तो f कितना आएगा बेटा यहाँ से ma प्लस mg। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा हमको, ma प्लस mg, अब g को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, mg माइनस xm प्लस xm प्लस xg हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कैपिटल M 3ma माइनस 3ax, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर mg से mg कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 3ax को इधर इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा ये 3ax, और अगर इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये सारे मास तो सेम है ना, भले ही ये थोड़ा कैपिटल बन गया, इस ma को इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा ये 2 कैपिटल ma, क्योंकि 3ma में से ma कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। और इस तरफ क्या बचेगा प्लस xg, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करो x कॉमन ले लो बढ़िया से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बॉक्स बना के, मतलब यहाँ के बाद का, तो यहाँ से x कॉमन लोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू g प्लस 3a इक्वल्स टू 2 कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सब इसको थोड़ा इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2ma g प्लस 3a। तो भैया इतना मास उन्हें आंटियों को अपने बैग में से नीचे गिराना पड़ेगा तब जाके वो 3a से एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए
चलो अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस रोप सो दैट द रोप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। भैया इनिशियली ये कैसे था? इनिशियली ये सिंपल रोप थी जो 1 kg के साथ लगी हुई थी। फिर किसी बंदे ने क्या किया, इसको यहाँ से बीच में से खींच दिया। किस फोर्स से? F फोर्स से। तब इसका ये शेप हुआ है ना। तो यहाँ से खींचा तो इसको हम मान लेते हैं पॉइंट, कोई पॉइंट, लेट से दिस पॉइंट इज O, ठीक है, खींच लिया। अब यहाँ पर देखो ब्लॉक कौन सा रखा है 1 kg, तो नीचे की तरफ कितना लगेगा mg, मास कितना है 1 kg, और g की वैल्यू क्या बोल रखी है यहाँ पर, assume that the system is in equilibrium and take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इसको भैया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे तो मास तो 1 kg है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 10, सो 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और जो रोप में टेंशन है वो भी यहाँ से अलग अलग होगी क्योंकि फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो तो T2 रहेगी, क्लियर है। अब ये T2 अगर ये T2 किसको सपोर्ट कर रही है 10 न्यूटन वाले को, इसको अपोज कौन कर रही होगी, दूसरी वाली T2, ठीक है, ठीक है, मान लिया। अब T1 की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है ना। और अगर हम इस T1 क्योंकि T1 तो एक तरीके का फोर्स ही है ना, टेंशन फोर्स, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का हम रेजोल्यूशन ले सकते हैं किस में, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन दोनों में, ठीक है। तो ये वाला एंगल उन्होंने बोल दिया कि ये 45 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच के x और y के बीच के बनने वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा 45 डिग्री, ठीक है। तो T1 का कंपोनेंट लिया x डायरेक्शन में, वो कितना आया T1 cos 45, और T1 का सेम अगर y में लोगे दैट इज T1 cos 45, क्योंकि दोनों एंगल 45 है ना, चाहे cos 45 यहाँ पे लो sin 45 लो, बात एक ही है। अगर यहाँ पे भी sin 45 लोगे तो ही बात एक ही है, क्योंकि cos 45 और sin 45 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 1/√2, है ना। चलो अब इसको अच्छे से बना लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाले ये झंझट को खत्म कर दो। तो यहाँ पर 1 kg मूव करता हुआ दिख रहा है क्या? 1 kg तो कहीं नहीं जा रहा, बेचारा लटका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब उस पे लगने वाला नेट फोर्स जो है दैट इज 0। अगर नेट फोर्स 0 है दैट मीन्स इट्स एक्सेलरेशन इज 0, दैट इज स्टेबल, कहीं नहीं जा रहा, मूव ही नहीं कर रहा, है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज 0। इसलिए जो T2 है वो डायरेक्टली सपोर्ट किसको करेगा 10 न्यूटन को। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर T2, अगर यहाँ पर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ कि ऊपर वाला फोर्स अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ y एंड नीचे वाली y की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव, तो नीचे वाले को अगर नेगेटिव लिखोगे तो T2 माइनस 10 न्यूटन, एंड मास कितना है बेचारे का 1 kg, और एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या लिखोगे यहाँ पर 0, सो दिस इज 0 एंड दिस इज T2 माइनस 10, सो T2 इज इक्वल्स टू बेसिकली 10 न्यूटन, ठीक है, क्लियर हुआ। अब भैया हमें T2 की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें पता क्या करना है, दैट फोर्स, ये वाली फोर्स पता करनी है। तो हमें अब इस वाले पॉइंट पे सारे फोर्सेस निकालने पड़ेंगे, ठीक है, चलिए निकालते हैं उन्हें। तो अगर मैं इस पॉइंट को, जो पॉइंट लिया था पहले, उसको मैंने बोला था O, हमने बोला था इसमें ये जो T2 लग रही है दैट इज T2 cos 45, है ना, एंड cos 45 इज 1/√2, सो दिस विल बी T2/√2, और ऊपर की तरफ जो लग रही थी वो भी T2 cos 45 थी, देन दैट इज अगेन T2/√2। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था बेटा फोर्स F, और नीचे की तरफ क्या था, सॉरी दैट इज T1 ना, या दिस इज T1, इसको T1 कर लेना क्योंकि ये T1 है, T1 दैट इज T1, ठीक है। तो ये तो T1 के कंपोनेंट थे, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा था, ये T2 हमने निकाल लिया था, T2 कितना था 10 न्यूटन, तो इसको लिख दिया अपन ने 10 न्यूटन, ठीक है। अब जब भी हम इक्विलिब्रियम देखते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, ये पॉइंट तो कहीं मूव नहीं कर रहा, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये पॉइंट भी कहीं नहीं मूव कर रहा, मतलब इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन क्या है 0 है।
तो इसके एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स हैं उनका नेट फोर्स जो है वो 0 है। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन का फोर्स देखूं तो भैया जो नेक्स्ट डायरेक्शन लगने वाले फोर्स हैं, अगर हम उन्हें इसी डायरेक्शन में लिखेंगे कि इस डायरेक्शन को हमने मान लिया पॉजिटिव, इसको मान लिया भी पॉजिटिव, और नीचे वाला ये नेगेटिव और ये वाला भी डायरेक्शन नेगेटिव, है ना, क्योंकि इसी रूल चलते हैं ना हम लोग एक्स वाई वाले रूल से। तो एक्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन वाले फोर्स पॉजिटिव लिख दो, दैट इज T1/√2। और दूसरे वाले फोर्स कौन से हैं, F। अब यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन करना है, तो ना तो इस पॉइंट का कोई मास है ना तो एक्सेलरेशन है, तो बेचारा 0 ही है, सिंपल। सो दिस इज F इज इक्वल्स टू T1/√2। अब F इज इक्वल्स टू T1/√2 तो आ गया, मगर T1 कहाँ से निकलेगा, अरे T1 निकलेगा ना यहाँ से। तो अगर इसके लिए लिखोगे इक्वेशन, दैट इज T1/√2 इज इक्वल्स टू 10। सो T1 इज इक्वल्स टू 10√2। अब यही वैल्यू यहाँ पे डाल दो, सो वी विल गेट F इज इक्वल्स टू √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 10 न्यूटन। ठीक है, इतने इजी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या कह रहा है, अ वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज पुश्ड बाय अ फोर्स दैट इंक्रीजेस लीनियरली विद द टाइम। Which of the following curve best describe the acceleration of the block with time? तो थोड़ा सा टाइम लो आप, है ना, मैं आपको कुछ ग्राफ बना के दे रहा हूँ, आपको सोचना है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ इनका सही होगा। ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, थोड़ा पॉज करो, सोचो, सोच लिया, चलो देखते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियली वो 0 पे है, उसकी वेलोसिटी कहीं नहीं जा रहा भैया, एक्सेलरेशन 0 है, और वहां पर टाइम क्या है 0, मतलब इनिशियली 0 मतलब टाइम, मतलब इनिशियली एट रेस्ट मतलब जहां पे टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, द फोर्स दैट इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम। अब फोर्स को क्या लिखते हैं हम, मास इनटू एक्सेलरेशन, and that is linearly increasing with time। so जो फोर्स है और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर, है ना। तो ये लीनियर रिलेशन तो आ गया। अब जब एक्सेलरेशन 0 था तब टाइम भी t0 था, तो भैया ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, इसमें अगर टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है ना यहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा लीनियर रिलेशन, अरे हो ही नहीं सकता लीनियर, ये तो कर्व्ड है ना सारे के सारे, पैराबोलिक पाथ है ना। तो यहाँ पर जब t0 है तभी a0 है ना, फिर ये लीनियरली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है इसका एक्सेलरेशन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ इस क्वेश्चन को देखो, अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट फिक्स्ड पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड m2 इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/8। अब भैया इसने बोला पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन दिया है वो भी g/8, देन द रेशियो ऑफ मासेस इज, हमें रेशियो पता करना है m1/m2। ठीक है, और कह रहा है भैया पूरा सिस्टम जो है वो g/8 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो मान लेते हैं भैया m2 बड़ा है, m2 का मास ज़्यादा है, तो पूरा सिस्टम यहाँ से लेके ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना। और एक्सेलरेशन बेचारे कितना दिया हुआ है, g/8 इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर नीचे जाएगा तो यहाँ पर नीचे जाने का एक्सेलरेशन कितना है, g/8। ठीक है, चलो अब इनके वेट लिख लेते हैं, इसका कितना आएगा नीचे m1g, इसका नीचे कितना आएगा m2g। ठीक है, अब रस्सी एक है, पुली भी स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उसमें टेंशन कितनी रहेगी, ऊपर मान लेते हैं t। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसी डायरेक्शन की फोर्सेस को हम पॉजिटिव फोर्सेस लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले बेचारे इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, और इसको बोल देते हैं सेकंड पार्ट। क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वेशन लिखोगे तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये वाली फोर्स क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये वाली फोर्स क्या आएगी, नेगेटिव। तो लिख दो एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज t माइनस m1g, किस पे लग रही है बेचारे, m1 पे, और m1 का एक्सेलरेशन कितना है, g/8, दैट इज इक्वल्स टू m1 g/8, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही बेचारा जो m2 है, अब m2 बेचारा मत कहो क्योंकि ये तो खींच रहा है इसको, तो m2 को किसके कहाँ डायरेक्शन हो रहा है बेचारे का, नीचे की तरफ, g/8 से। तो m2/g किस डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन में,
जहाँ पर नेट फोर्स लग रही है, तो बेचारे m2g को पहले लिख लो यहाँ पर m2g, और t क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर -t कर दो m2, और एक्सेलरेशन कितना ही है, वही g/8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब निकालना क्या है भैया, रेशियो ऑफ मास m1/m2। ठीक है, वो निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m1 प्लस g/8 लिख ही लो, m2 g/8। ठीक है, अब इनको रीअरेंज कर लो, m1 वाले एक तरफ ले जाओ और m2 वाले एक तरफ ले जाओ। अब यहाँ से अगर m2 निकालोगे तो m2g माइनस m2g/8, ये तो हो गया इस तरफ, m1g को इस तरफ ले जाओ, ठीक है। अब m1g वालों को ले जाओ तो यहाँ पर क्या जाएगा, m1g/8 प्लस m1g, क्योंकि नेगेटिव का था ना उस तरफ वो। अब इनको सॉल्व कर लो, क्या है, इजी है। तो ये कितना आ जाएगा, 7m2g/8, और इस तरफ कितना जाएगा, 9/8 इंटू जी m1g। ठीक है, दोनों से कॉमन क्या क्या दिख रहा है, जी कॉमन दिख रहा है, तो जी को कैंसिल कर दो, निपटा दो, खत्म कर दिया। ठीक है, 8 दिख रहा है कॉमन डिनोमिनेटर में, निपटा दो। तो यहाँ पर कितना बचा, 7m2 इज इक्वल्स टू 9m1। रेशियो क्या निकालना है बेटा, m1/m2। तो जब m1/m2 निकालना है तो m2 को इस तरफ ले जाओ और 9 को यहाँ पे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, m1/m2 इज इक्वल्स टू 7/9। ये 9 है, जी नहीं है, ठीक है ना, 9 समझ लो, दैट इज 7/9, करेक्ट है। चलिए, एंड प्लीज डाउनलोड द शिक्षा क्लास ऐप फॉर more learning. If you want to prepare for JEE and other exams, please download this Shishya Classes app and like, share and subscribe this video. Thank you so much for your time. Thank you guys.